स्वागत है आप सभी का नवीन यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन। आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ये क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का नेक्स्ट टॉपिक है आपका। फर्स्ट यूनिट चली हुई है और डिसेबिलिटीज़ हम कर रहे थे, तो फोर्थ डिसेबिलिटीज़ हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं बीएड में। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि बीएड से रिलेटेड कोई भी नोट्स मैं अपलोड करूं या बीएड से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़, हिंदी में इसको कहा जाता है अधिगम असमर्थता। तो क्या होता है, इस पहले तो इसका मीनिंग समझना होगा हमें कि लर्निंग असमर्थता या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती क्या। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। डिसेबिलिटीज़ का मतलब होता है किसी भी काम को करने में जब हम असमर्थ होते हैं, कोई बाधा उत्पन्न होती है, कोई समस्या होती है, उसको हम कहेंगे असमर्थता। मतलब सीखने में जब कोई भी समस्या उत्पन्न होती है उसको कहा जाएगा लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, मीनिंग क्या होगा, मीनिंग ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अधिगम असमर्थता का अर्थ होता है सीखने की योग्यता अथवा क्षमता में कमी आना। मतलब सीखने की जो योग्यता है हमारी, उसमें कमी आना किसी भी वजह से। और ये कोई बीमारी नहीं होती, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है ये कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक प्रोसेस होता है। अगर कोई किसी भी व्यक्ति का अगर कोई प्रोसेसिंग में कमी आती है, सोचने में, समझने में, या फिर बातों को अपने दिमाग से वो कैसे समझते हैं, क्या प्रोसेस होता है उनके माइंड में, वो होती है डिफ़िकल्टीज़, और उनसे डिसेबिलिटीज़ हो सकती है, कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, तो यह एक ऐसी विसंगति है जो बच्चे के सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। बच्चों का बौद्धिक स्तर 90 या इससे अधिक भी हो सकता है। मतलब जो आईक्यू लेवल होता है, आईक्यू लेवल कुछ भी मायने नहीं रखता। ये ज़रूरी नहीं है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मेंटल रिटार्डेशंस का मतलब क्या होता है, जिसका आईक्यू लेवल कम होता है, लेकिन यहाँ पर आईक्यू का कुछ भी जिक्र नहीं है। हाई आईक्यू लेवल वालों को भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती है। हो सकता है किसी का आईक्यू लेवल 90 to 110 हो और उनको भी कुछ भी सीखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आईक्यू का कुछ भी मायने नहीं रखता कि बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है। ओके, लेकिन फिर भी ये बच्चे दूसरों की तुलना में पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर होते हैं। इनसे कोई भी प्राथमिक विकलांगता भी नहीं होती। मतलब इनमें कुछ भी हम फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ नहीं होती इसमें कि ये इनको सुनाई कम देता है, इनको दिखाई कम देता है, इनके शारीरिक स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है। सामान्य बच्चों की तरह ही ये दिखाई देते हैं, लेकिन इनके सिर्फ फंक्शनल जो इनकी जो इनका माइंड का जो प्रोसेस है उसमें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोसेस की प्रॉब्लम होती हैं। अदरवाइज़ ना तो ये कोई बीमारी है और ना ही ये कोई फिज़िकल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इनमें कोई भी प्राथमिक विकलांगता भी नहीं होती है और कहा जा सकता है कि इसकी वजह से किसी बच्चे को सीखने की क्षमता प्रभावित हो रही है। मतलब सिर्फ सीखने की क्षमता प्रभावित होती है, ये नहीं है कि बच्चे को किसी चीज़ में कार्य करने में कोई दिक्कत आती है, ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी नहीं है ये। और बच्चा बिल्कुल फिट है, उनको भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती है। आईक्यू कोई मैटर नहीं करता कि बच्चे का आईक्यू कितना है। हाई आईक्यू वालों को भी कुछ इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती है। ठीक है, तो मीनिंग हमने इसका देख लिया, मीनिंग समझ आ गया आपको कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं। उसके बाद डेफिनेशन हम देखेंगे, लेकिन डेफिनेशन मैं चाहूँगी लास्ट में कराना, लास्ट में समझाना, क्योंकि ये जितनी भी जो भी डेफिनेशन दे रखे हैं तब समझ में आएंगी जब आप ये टॉपिक क्लियर कर लोगे। बता तो मैं दूंगी डेफिनेशन, आप पढ़ भी लोगे, देख भी लोगे वीडियोस को, लेकिन समझ में थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी डेफिनेशन में बताया गया है डिफ़िकल्टीज़ के बारे में, सभी टाइप से रिलेट करके बताया गया है कि टाइप्स कितनी होती हैं डिसेबिलिटीज़ की, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, उसके आधार पर यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। तो सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके बाद टाइप्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे डेफिनेशन, जिससे आपको डेफिनेशन बिल्कुल ईजी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। डिसेबल्ड जो चिल्ड्रंस होते हैं, डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है बोलते समय भाषा से संबंधित समस्या होना, जैसे व्याकरण संबंधित गलतियाँ। इनको जब कोई चीज़ समझ में ही नहीं आएगी तो बोलते समय ये उच्चारण में गलतियाँ करेंगे। ठीक है, उसके बाद है बिना सोचे विचारे काम करना।
इनमें एक डिफ़िकल्टीज़ होती है कि ये बिना सोचे समझे कुछ भी विचार कर लेते हैं, मतलब बिना सोचे समझे काम को करते हैं ये। जैसे हम कोई काम करने से पहले कई बार सोचते हैं कि ये क्या गलत तो नहीं है, सही है, गलत है, कुछ भी, लेकिन ये कुछ भी काम करने से पहले सोचते नहीं हैं, ये है इनकी विशेषता। उसके बाद है स्वयं के प्रति लापरवाह होते हैं, क्योंकि सोचने समझने की जो शक्ति है वो थोड़ी सी वीक होती है इनकी, और जहाँ पर है जिस कंडीशन में है वहीं अपना कर लिया, बस मौज मस्ती में रहते हैं, खुद के प्रति लापरवाह रहते हैं, ये नहीं कि अवेयर रहते हैं खुद के प्रति, बस जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है किसी भी कार्य करने की जो इनकी गति होती है वो धीमी होती है, और वो कैसे होती है वो टाइप्स करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। उसके बाद है सामान्य कार्य करते समय भी एक से अधिक बार इनको प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि जो माइंड का प्रोसेस होता है, जो सोचने का प्रोसेस होता है, कुछ टाइप्स हैं जो फिजिकली कामक क्रियाओं से रिलेट होती हैं, जो हम क्रियाएं करते हैं, हाथ पैर से जो क्रियाएं की जाती हैं, फिजिकली जो क्रियाएं होती हैं, वो सब माइंड से रिलेट करके होती हैं, क्योंकि माइंड जब भी कोई एक्शन लेने के लिए बोलेगा, माइंड से जो भी प्रोसेसिंग होगी उसी के आधार पर हम काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सामान्य कार्य होते हैं उनमें भी करते समय ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है इनके लिए। उसके बाद है पाठन सामग्री को पढ़ते समय गलतियाँ करना। पाठन जो लेसन इनको पढ़ाया जाता है, एक डिफ़िकल्टीज़ है, डिसलेक्सिया जिसको कहेंगे, टाइप्स में पढ़ेंगे तो पढ़ते समय बड़ी गलतियाँ करते हैं, क्योंकि इनको समझने में, सोचने में, समझने में अक्सर की जो बनावट होती है उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। उसके बाद है बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं कार्य करने में ये असक्षम होते हैं, ठीक है। उसके बाद है इनमें दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष आदि का ज्ञान बहुत कम होता है। ये जो डिसेबिलिटीज़ जिनको भी होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यही है कि सीखना, जब इनको समझ में ही नहीं आएगा कि महीने कैसे बनते हैं, कितने महीने में कितने दिन होते हैं, साल में कितने महीने होते हैं, वीक्स क्या होते हैं, इनको जब तक प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, इनको दिक्कत आएगी हर चीज़ को समझने में। क्योंकि हमें तो पता है, हमने स्टार्टिंग से समझ लिया है, वीक को समझ लिया है, डेज, ईयर, सबको हमने अच्छे से समझ लिया है। डेज़ के नेम हमें पता है, कितने डेज़ में कितने आवर्स होते हैं, या फिर कितने ईयर में कितने मंथ होते हैं, हमें अच्छे से पता है। लेकिन जिनको समझने में ही दिक्कत होगी वो फिर कैसे याद कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है निर्णय लेने में कठिनाई होती है, जैसे क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, ठीक है। थोड़ा सा निर्णय लेने में इनको प्रॉब्लम होती है। उसके बाद है अक्षरों में अंतर नहीं कर पाते हैं ये। कैसे अंतर नहीं कर पाते, जैसे बी और डी, बी को डी पढ़ेंगे या फिर बी को डी लिखेंगे, इनको बनावट जो होती है अक्षरों की वो समझ में नहीं आती है, कई बार दिक्कत कर देती हैं अक्षरों की बनावट। पी को क्यू लिखेंगे, डब्ल्यू को एम लिखेंगे, बी को डी लिखेंगे, तो अक्षरों की जो बनावट होती है इनके दिमाग में ही नहीं सेट हो पाता कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाज को सा लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो अक्षरों की बनावट होती है इनमें भी दिक्कत आती है। अब देखते हैं इनके टाइप्स क्या है। जब आप टाइप्स कर लोगे तो आपको करैक्टरिस्टिक्स आसानी से समझ आ जाएंगी, डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। टाइप्स करने के बाद करैक्टरिस्टिक्स दोबारा देखना, टाइप्स पहले आनी थी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई बात नहीं। तो पहले टाइप्स हम देखते हैं, उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो टाइप्स क्या है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की। फर्स्ट, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है, देखिए आपको इनको याद करने में दिक्कत ना हो इसके लिए मैं आपको कुछ बता रही हूँ। आप ये लास्ट के ना वर्ड याद कर लो, जैसे क्या है, स्टार्टिंग में तो डिस है, उसके बाद है लेक्सिया। लेक्सिया का मतलब क्या होता है, ये किस तरह की समस्या है। लेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने की समस्या, पढ़ने के टाइम पर इनको बड़ी समस्या होती है। और लेक्सिया आप किस तरह से याद कर सकते हो कि लेक्सिया पढ़ने से ही रिलेट करके है, आप कैसे याद रखोगे कि लेक्सिया पढ़ने से रिलेट करके है। तो देखिए लेक्सिया साउंड कर रहा है लेसन की तरह से, है ना। तो लेक्सिया मतलब लेसन, आपको इससे रिलेट करना है, लेक्सिया लेसन, लेक्सिया लेसन। तो लेसन को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं ना क्लास में, तो ये याद रखिए जहाँ पर भी लेक्सिया वर्ड आ जाए तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए लेसन। और लेसन को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो लेक्सिया का मतलब होता है, डिसलेक्सिया का मतलब होता है कि पढ़ने से संबंधित समस्या आती है बच्चों को, प्रत्येक पाठ्य विषय को आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते। मतलब जब बच्चे लेसन पढ़ते हैं तो वर्ड को जोड़ जोड़ कर पढ़ते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं,
तो जो वर्ड्स होते हैं उनमें तालमेल नहीं बैठ पाती है इनकी, उनको जोड़ने में ही इतना टाइम लगा देते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इनको, क्योंकि वर्ड्स को समझने में, उनको इकट्ठा करने में, फिर उनको बोलने में इतना टाइम लग जाता है कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पढ़ने से रिलेट करके ही समस्या है। ऐसे बच्चों की याद करने की क्षमता जो है कमज़ोर होती है, पढ़ने में रफ्तार इनकी धीमी होती है, क्योंकि वर्ड्स को जोड़ जोड़ कर पढ़ते हैं ये, और पढ़ते समय उच्चारण दोष प्रदर्शित होता है, क्योंकि जोड़ जोड़ कर पढ़ेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि लिखा क्या हुआ है, जैसे रेनबो यहाँ पर लिखा हुआ है तो पढ़ेंगे र ए एन बो, तो मतलब ऐसे वर्ड्स को जोड़ जोड़ कर ये पढ़ेंगे। उसके बाद हो सकता है इनके उच्चारण में भी गलती हो जाए। ठीक है, जैसे जू को यो जू पढ़ेंगे, जू को जो का उच्चारण ये करेंगे, क्योंकि इनको पढ़ने में दिक्कत आती है, इनको उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो क्या है, क्लियर नहीं होती इनको। ठीक है, पढ़ते समय हाथ को सही लाइन से नीचे वाली लाइन में पढ़ना ये शुरू कर देंगे। जैसे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं ना क्लास में, ऐसे ऐसे चले गए, तो पढ़ते ऐसे नीचे वाली लाइन को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इनमें जो कंसंट्रेट होता है पढ़ने के प्रति वो वीक होता है, अच्छे से नहीं पढ़ पाते। अब मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपके लिए। आप सबको पता है कि डिसलेक्सिया से कौन ग्रसित था। आप सबको पता है, आपने सबने देखा भी है कि डिसलेक्सिया से कौन ग्रसित था। क्या आप मुझे बता सकते हो कि डिसलेक्सिया किसको ये समस्या थी पढ़ने से संबंधित, या फिर डिसलेक्सिया किसको था? 1 मिनट, मतलब 1-2 सेकंड का मैं ब्रेक ले रही हूँ, एक बार कमेंट करोगे आप लोग? डिसलेक्सिया जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, देखिए सबने देखी है, मुझे पता है जो भी वीडियो देख रहा है सबने तारे ज़मीन पर जो मूवी है वो देखी है। उसमें जो ईशान है ना, उसको प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया की, उसको वर्ड ही नहीं समझ में आते कि वर्ड क्या लिखा हुआ है, उसको समझने में इतनी दिक्कत होती है उसको। लेकिन उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि ये तो व्यवहार ही ऐसा कर रहा है, इसका बिहेवियर ऐसा है, पढ़ने में आनाकानी कर रहा है, इसको बस ना पढ़ने के बहाने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसको एक प्रॉब्लम है भाई, माइंड में एक है समस्या कि उसको नहीं समझ में आता कि वर्ड्स में इसका चल क्या रहा है। ठीक है, आपने मूवी में देखा होगा कि जो भी वर्ड्स हैं उसके सामने से घूमते रहते हैं, क्योंकि भाई नहीं बनावट बन पाती है, माइंड नहीं काम करता उस हिसाब से जैसे नॉर्मल बच्चे का करता है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया आपको समझ आ गया, बड़ी अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डिसलेक्सिया क्या है। दोबारा बता देती हूँ, डिसलेक्सिया मतलब लेसन से रिलेट करके है और लेसन को पढ़ा जाता है, तो ये पढ़ने से संबंधित समस्या है। ठीक है, अगर किसी ने तारे ज़मीं पर देखनी है ना तो दोबारा देखना, डिसलेक्सिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप से हमारी डिस्ग्राफिया। ग्राफिया क्या है, अब इस डिस को भूल जाइए, आपको लास्ट वाला वर्ड देखना है, ग्राफिया। ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनाते हो? ओरली तो बनता नहीं है ग्राफ, हम रिटर्न में करते हैं, तो ये है हमारी लिखने के संबंधित समस्या। ग्राफ हम हाथ से बनाते, पेंसिल पेन जैसे भी हम यूज़ करते हैं तो हाथ का यूज़ करते तो लिखते हैं उससे, तो यहाँ से आप रिलेट कर लीजिए, ग्राफिया है लिखने से संबंधित समस्या। ठीक है, यह लिखने संबंधी समस्या होती है, ऐसे बच्चों की लिखावट बहुत गंदी होती है, लिखते समय शब्द को उल्टा लिख देंगे, जैसे बी को डी लिख देंगे, पी को क्यू लिख देंगे, एम को डब्ल्यू लिख देंगे। ठीक है, ऐसे बच्चों के अक्षर या शब्दों के आपस में जो तालमेल होता है, जो अक्षरों की जो फिलिंग द ब्लैंक्स होते, मतलब जो खाली जगह होती है उसमें गैप नहीं होता, बिल्कुल बिना गैप छोड़े ये लिखते चले जाएंगे, कॉन्टिन्यू लिखते चले जाएंगे। ठीक है, और जो ये जो संबंधित दोष होता है, मतलब ये जो अक्षरों के बीच में खाली जगह नहीं छोड़ते, इससे संबंधित ये दोष होता है। तो डिसग्राफिया जो प्रॉब्लम है वो लिखने से संबंधित है। ये देखिए इस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, हैंडराइटिंग में दिक्कत आएगी। जिसको डिसलेक्सिया होगा हो सकता है उसको डिस्ग्राफिया भी हो, क्योंकि अगर माइंड में ही वो इमेज नहीं बनेगी जो बच्चों को समझाया गया है, अगर बच्चे पढ़ेंगे गलत, अगर बच्चे दिमाग में सोचेंगे गलत तो लिखेंगे भी उसी तरह से। ठीक है, तो डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया आपको हो गया कंप्लीट। उसके बाद है डिसकैलकुलिया। अब यहाँ पर भी डिस को भूल जाइए, यहाँ पे कैलकुलिया। कैलकुलिया साउंड करता है कैलकुलेट की तरह, है ना। कैलकुलेट हम किस में करते हैं, गणित में करते हैं, मैथ में करते हैं, तो ये क्या है, गणित से संबंधित एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। ये जोड़ने घटाने संबंधित समस्या है। संख्याओं को सही क्रम में बदलें
या फिर उल्टे क्रम में गिनती करना बच्चों को समस्या होती है। इससे 45 ये भाई थोड़ा सा कट गया है, 45 को लिखेंगे 54, और इस तरह से 53 है तो लिखेंगे इसको 35 है तो इसको लिखेंगे 53। इस तरह से बच्चों को समस्या आती है। जो क्रम होता है काउंटिंग का वो उस क्रम में नहीं लिखते हैं, बल्कि उल्टा सीधा उसको लिख देंगे। ठीक है, वर्ड्स वही होंगे, 503 है, यहाँ पर भी 503 है, लेकिन उनको आगे पीछे कर देंगे। गणित से संबंधित ये समस्या होती है। ठीक है, और वास्तविक जीवन में भी साधारण वस्तु को गिनने में भी इनको समस्या उत्पन्न होती है। वो कैसे होती है, किसी शॉप पर चले गए, सपोज कर लीजिए किसी शॉप पर चले गए बच्चे, और वहाँ पर कुछ सामान ले लिया और बच्चों को पैसे काउंट करने में दिक्कत आ गई। दुकानदार ने बता दिया जी इतने पैसे हो गए, और उतने ही पैसे दुकानदार को दे दिए, ना कोई काउंटिंग की। दुकानदार ने कितने पैसे बताए हैं, कम बताए हैं, ज़्यादा बताए हैं, बस जितने बता दिए उतने देकर वो आगे, क्योंकि उनको काउंटिंग करने में समस्या आती है ना। तो ये समस्या होगी डिसकैलकुलिया, गणित से संबंधित है, कैलकुलेट अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, और रियल लाइफ में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद है भाई डिसप्रैक्सिया। डिस को भूल जाइए, प्रैक्सिया याद रखिए, प्रैक्सिया। ठीक है, तो प्रैक्सिया याद रखना है। और प्रैक्सिया किस चीज़ से संबंधित है, ये कोई रिलेट बना नहीं मेरे से, तो आप बना लेना। ठीक है, तो ये है गामक कौशल विकार से। गामक क्या होती है, हमारी फिजिकली जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे हाथ पैर, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं हाथ पैर से, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, कोई भी हम हाथ पैर से जो भी क्रियाएं करते, खेलते हैं, कूदते हैं, लिखते हैं, या फिर हाथ से हम जो भी काम करते, खाना खाते हैं, या फिर शर्ट के बटन ही बंद करते हैं, टाई लगाते हैं, शूज़ के लेसेस बंद करते हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं हाथ पैर से करने वाली, सभी इसमें आएंगी डिसप्रैक्सिया में। ठीक है, तो एक गामक कौशल विकार है जिसमें हाथ पैर या शरीर से जो भी गतिविधि की जाती है उसमें कठिनाई आती है, जैसे टाई बांधना, जूते के लेसेस बांधना। ठीक है, चित्रकारी में भी इसमें बड़ी समस्या आती है। ठीक है, तो डिसप्रैक्सिया आपको समझ आ गया, डिसलेक्सिया हो गया हमारा, डिस्ग्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, अब हमारा हो गया डिसप्रैक्सिया। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे अफेजिया। ठीक है, ये खाली अफेजिया है, डिसअफेजिया नहीं है ये। तो अफेजिया क्या होता है, यह बोलने संबंधित विकार है। कम्युनिकेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है, दूसरों से बातचीत करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, और जिसको भी ये दिक्कत होती है इस तरह की, दूसरों से आपने देखा होगा बड़े ही कम तरीके से मतलब मिलते जुलते हैं, दूसरों से बहुत कम मिलते जुलते हैं, खुद के ही ख्यालों में खोए रहते हैं, दूसरों से मिलना उनको पसंद नहीं होता, दूसरों से बातचीत करना पसंद नहीं होता, खुद को मतलब एक लिमिट से एरिया में सीमित करके रख लेते हैं अपने आप को, या फिर डायरी लिखते हैं, अपनी जो भावनाएं होती हैं डायरी के माध्यम से बताते हैं, या फिर अपनी जो भी फीलिंग्स होती है डायरी में लिख देते हैं, दूसरों से नहीं इतना कम्युनिकेशन वो कर पाते। ठीक है, तो जो अफेजिया होता है ये होता है दूसरों से बातचीत करने के संबंध में। ठीक है, उसके बाद है ADHD। ये क्या होता है, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब ये क्या होता है, ये होता है बच्चे की ज़्यादा एक्टिविटीज़ की समस्या। आपने देखा होगा कोई बच्चा है बहुत ही ज़्यादा चंचल है, कभी एक जगह पर टिक के नहीं रह सकता। आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, इनको किसी को बोल दिया कि यहाँ पर आपको बैठना है, 1-2 मिनट से ज़्यादा बैठ ही नहीं सकते, कभी किसी चीज़ को छुएंगे, कभी किसी चीज़ को, कभी ये करके देखेंगे, कभी वो करके देखेंगे। उनसे कितना ही कुछ कह लो कि तुम्हें यहाँ बैठना है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी, किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना है, नहीं छूना है किसी चीज़ को, लेकिन वो नहीं मानेंगे। 1-2 मिनट बैठ गए, लेकिन तीसरी मिनट में वो 100% उठकर चलेंगे और उस चीज़ को ज़रूर छुएंगे जिस चीज़ के लिए मना किया गया, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। नॉर्मल बच्चा होता है, मान लेता बातों को, लेकिन ये कभी भी मानते नहीं हैं। गुस्सा इनमें ज़्यादा आता है क्योंकि इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, दूसरों की बात को इतनी ज़्यादा नहीं ये अहमियत देते हैं, सिर्फ खुद की बातों को मानते हैं, जो इनको करना होता है वो करते हैं, और हाइपर ज़्यादा हो जाते हैं, चिड़चिड़े जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी इनको आता है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब को ये करते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स होगी, कुछ टाइप्स थी, मेन टाइप्स। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, तो जो मेन टाइप्स हैं वो मैंने बता दी आपको। तो टाइप्स आपको समझ आ गई।
अब देखते हैं डेफिनेशन, ठीक है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अब आप ये सोचोगे कि डेफिनेशन तो मीनिंग के बाद होती है, लेकिन समझाना ज़रूरी है, कराना ज़रूरी इतना नहीं है जितना समझाना ज़रूरी है, ठीक है। तो डेफिनेशन फर्स्ट है क्रिक के अनुसार, ये कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी वाणी, भाषा, पठन, स्पेलिंग, लिखने या गणित की एक या अधिक प्रक्रियाओं का विलंबित विकास है। अब यहाँ तक समझिए, विकास है। विलंबित का मतलब होता है विलंब होना, किसी चीज में देरी होना, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, वाणी समझ लिया, भाषा कम्युनिकेशन कैसे होता है, पढ़ने में दिक्कत आती है, स्पेलिंग में दिक्कत आती है, लिखने में दिक्कत आती है, गणित में दिक्कत आती है, या फिर इनसे और भी अधिक प्रक्रियाएं होती है, क्रियाएं होती हैं, हाथ पैर की क्रियाएं होती हैं, जिनमें जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे थोड़ी सी लेट प्रोसेस इनकी होती है। तो इसको कहा गया है क्रिक के अनुसार लर्निंग डिसेबिलिटीज। समझ आ गया? दोबारा बता दूं, अधिगम असमर्थता होती है वाणी, भाषा, पठन, स्पेलिंग, लिखने या गणित की एक या अधिक प्रक्रियाओं का विलंबित विकास है। विलंबित विकास मतलब लेट प्रोसेसिंग है, विलंब मतलब देरी होना, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया आपको? हाँ जी। जो सेरिब्रल अकार्यप्रकता के कारण या फिर संवेगात्मक या व्यवहारात्मक विचलन के परिणाम स्वरूप होता है। सेरिब्रल डिफंक्शंस के कारण ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखिए, जो हमारा माइंड काम करता है, देखिए जो हमारे हैंड्स होते हैं और जो हमारा माइंड होता है, दोनों में क्रॉस कनेक्शन होता है। हमारा जो हाथ, जो हम राइट हैंड से काम करते हैं, जब हम राइट हैंड से कुछ भी काम करते हैं, लिखते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हैं राइट हैंड से, तो हमारा माइंड लेफ्ट माइंड काम करता है। याद रखिएगा इस बात को, क्रॉस कनेक्शन होता है हमारे हैंड्स और ब्रेन में, माइंड में। तो जो हम राइट हैंड से एक्टिविटी करेंगे तो हमारा लेफ्ट माइंड जो ब्रेन होता है वो काम करेगा। अगर हम लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो हमारा राइट ब्रेन काम करेगा, राइट जो माइंड है वो काम करेगा। हमेशा क्रॉस कनेक्शन इनमें होता है, ठीक है। और ये कोई मानसिक मंदता, संवेदनहीनता, सांस्कृतिक निर्देशित कारकों से नहीं है। अगर कोई ज़रूरी नहीं है किसी को, अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ है या फिर कोई मेंटल टारगेटेड जो बच्चा होता है उसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पाई जाती है, जिसका आईक्यू लेवल कम होता है उसमें ये समस्या पाई जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ प्रोसेसिंग में कमी के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो क्रिक की भाषा, जो परिभाषा है आपको वो समझ आ गई कि क्रिक ने क्या बताया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फेडरल ने क्या बताया है। फेडरल के अनुसार लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या है। अधिगम अक्षमता को लिखित एवं मौखिक भाषा के प्रयोग एवं समझने में शामिल एक या अधिक मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में विकृति है। अब यहाँ तक समझते हैं इसको। जो फेडरल है वो कहते हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है वो लिखने संबंधित, मौखिक भाषा मतलब पढ़ने से संबंधित के प्रयोग या फिर समझने में शामिल एक या अधिक मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की विकृति है, समस्या है। मतलब लिखने से संबंधित है, बोलने से संबंधित है, समझने से संबंधित है, ये प्रोसेसिंग, ठीक है। टाइप्स आपने कर लिए तो डेफिनेशन आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। जो व्यक्ति के सोचने, बोलने, ये क्या है भाई, सॉरी डिस्प्रिंट हो गया ये, पढ़ने, हाँ, जो व्यक्ति के सोचने, बोलने, पढ़ने, लिखने एवं अंकगणितीय गणना को पूर्ण या फिर आंशिक रूप से प्रभावित करता है। अब फेडरल भी यही कहते हैं कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है वो समझने से संबंधित है। अगर समझ में ही नहीं आएगा तो बच्चे करेंगे कैसे। और इसमें कौन कौन से आएंगे, जो व्यक्ति सोचने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में या फिर जो कैलकुलेशन करने में जिनको समस्या उत्पन्न होती है वो उनको होगी लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन समझ आ गई। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है ना, अगर समझ में आ गई है ना तो आसानी से आप एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो। बड़ी समस्या आती है डेफिनेशन लिखने में, क्योंकि एक तो हमें नाम नहीं याद होते, डेफिनेशन दी किसने है। चलो नाम याद हमने कर लिए, चीटिंग बच्चे ले गए, नाम कैसे भी करके पता चल गया, तो डेफिनेशन किसने क्या दी है ये बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि एग्जैक्ट हमें एग्जाम में जो है डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो डेफिनेशन ज़रूर समझा कीजिए। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम बात करते हैं कोजेज़ की, क्या कोजेज़ हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होने के, ठीक है। तो कारण क्या क्या हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है आनुवांशिक, जेनेटिक कारण हो सकता है इसका, जिसके माता पिता भी अधिगम अक्षमता से पीड़ित होते हैं, प्राय उनके बच्चे भी ये जो गुण होता है बच्चे में देखा जा सकता है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जेनेटिक प्रॉब्लम।
किसी भी पेरेंट्स में अगर कोई कमी है, क्योंकि दोनों के गुण आते हैं बच्चों में, ये सबको पता है, तो गुण आएंगे तो जो बीमारी हैं, जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं, वो भी तो बच्चे में आएंगी। ज़रूरी नहीं है कि जो भी अच्छाइयाँ हैं सिर्फ वही बच्चे में आएंगी। कोई कमी अगर पेरेंट्स में है तो वो भी गुणों के साथ साथ आएंगी बच्चे में, उन्हीं से बच्चों का विकास होता है। ठीक है, तो जेनेटिक प्रॉब्लम है भाई, अगर पेरेंट्स में प्रॉब्लम है तो बच्चे में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी ज़रूर देखने को मिलेगी। उसके बाद है जन्म से पहले प्रीनेटल। अगर जन्म से पहले जब गर्भ धारण होता है, बच्चे का जो भ्रूण होता है, उस टाइम पर अगर माँ के द्वारा ड्रग्स लिया जाता है, अगर हाई डोज की दवाइयाँ ली जाती हैं, जैसे बोलते हैं ना कि अगर माँ को फीवर हो गया तो दवाई नहीं लेनी चाहिए। अगर माँ किसी भी डिप्रेशन की वजह से ड्रग्स ले रही है या फिर दवाई ले रही है, हाई डोज की दवाई ले रही है, तो उसका जो असर है सीधा बच्चे पर पड़ेगा, क्योंकि गर्भ में बच्चा है। सारा जो प्रोसेस होता है, खाना पीना सब कुछ माँ के द्वारा होता है, तो जो भी माँ ग्रहण करती है सब कुछ बच्चा भी ग्रहण करता है। तो जो ड्रग्स माँ ग्रहण करेगी उसको भी तो ग्रहण करेगा ना बच्चा। ठीक है, अगर अल्कोहल माँ के द्वारा लिया जाता है, अगर माँ कुपोषण का शिकार है तो बच्चे में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद है नेटल। नेटल क्या होता है, जन्म के समय क्या दिक्कत आती है जिससे बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। ऐसे अनेक कारण हैं जिनसे अधिगम असमर्थता हो सकती है। जन्म के समय बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से बच्चे में कुछ भी समस्या हो सकती है। ज़रूरी नहीं है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो। ये जो डिसेबिलिटीज़ की जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं ना, मेंटल टार्डेशन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट और लास्ट हमने क्या किया था, विजुअल इम्पेयरमेंट, तो इस तरह के ये तीनों पॉइंट आप लिख सकते हो, सब में काम आएगा। और क्या क्या इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है ये सब आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख देना। ठीक है, उसके बाद है पोस्टनेटल क्या होता है, जन्म के पश्चात क्या स्थिति होती है बच्चे की जिससे लर्निंग डिसेबिलिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, किसी कारण से मस्तिष्क में चोट लगने से, लेड या पेंट जैसे जो तत्व होते हैं शरीर के अंदर जाने से, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो टॉयज आते हैं उन पर पेंट किए होते हैं, या फिर जो होते हैं ना रबड़ वाले, उनको हमेशा बच्चे मुंह में रखते हैं। कोई भी चीज़ हो बच्चा हमेशा मुंह में ही लेकर जाएगा। अगर कोई ऐसा केमिकल बच्चे के अंदर चला गया जो उसके माइंड ब्रेन में जाकर उस बच्चे की मेमोरी को लॉस कर सकता है, उसकी किसी भी ऐसी इंद्री को नुकसान पहुंचा सकता है जो उसके आगे आने वाले जीवन को इफ़ेक्ट कर सकती है, तो बच्चे में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो कुपोषण का शिकार होने से भी बच्चे में असमर्थता, मतलब जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है वो भी उत्पन्न हो सकती है। मतलब बच्चा अगर माँ के पेट में है, माँ अगर कुपोषण का शिकार है तो बच्चे पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। डिलीवरी के बाद अगर बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हो जाते कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, पोलियो का शिकार हो जाते हैं, तो बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हैं जो हो जाती हैं आफ्टर बर्थ के। ठीक है, तो ये थी लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लास्ट में कंक्लूजन आपको लिखना है, जो भी हमने पढ़ा है पूरे क्वेश्चंस में, जो भी हमने सीखा है लास्ट में बस कंक्लूजन लिखना होता है, उन्हीं का निचोड़ हमें लिखना होता है कंक्लूजन में। ठीक है, ये कंक्लूजन आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, मतलब जो भी आपने पढ़ा है ना, जो भी पढ़ा है, जो भी समझा, जो भी आंसर में था उसके अकॉर्डिंग छोटा बड़ा आप कर सकते हो इस कॉन्क्लूजन को। ठीक है, तो कॉन्क्लूजन है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज एक ऐसी समस्या है जिसमें बच्चा सामान्य बच्चों के जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन किसी भी तरह की मंद बुद्धि या श्रवण दृश्य अक्षमता इसमें नहीं होती है, यह समय के साथ ही दिखाई देती है। मतलब अगर किसी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे में स्टार्टिंग से दिखाई दे, ये अकॉर्डिंग टू एज जब बच्चे की इंक्रीज़ होती है ये तब ही दिखाई देती है, जब बच्चा प्रोसेस करता है, जब बच्चा सीखता है तब ही ये इंक्रीज़ होती है, तभी इसके लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये था आज हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का टॉपिक। कैसा लगा आपको, आपका टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं? और ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का जो टॉपिक है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम आप दोगे, CTET दोगे, HTET दोगे, कोई भी टेट दोगे, सभी में ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, टाइप्स देखने को मिलेंगी। हमेशा ये क्वेश्चन टीचिंग एग्ज़ाम में छाया रहता है। अगर इस क्वेश्चंस को यहीं क्लियर कर लोगे तो आगे आपको समस्या नहीं आएगी, आगे समझ में
समझने में दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहे, सुरक्षित रहे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। ठीक है, थैंक यू।